हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लॉ वाला। मैं उसरा खान, आपके लॉ मेंटर, और आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आई हूँ। वो सारे स्टूडेंट्स जो दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हम ऑलरेडी आपके साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शिवानी मैम सीआरपीसी, लिमिटेशन कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपके साथ ऑलरेडी कवर कर लिया है, सीपीसी, उसके साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट जो कि माइनर। तो हमारा जो पूरा सीरीज रही वो माइनर और मेजर में डिवाइडेड रही, जिसके पॉक्सो के बाद मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि हम इंडियन एविडेंस एक्ट करने वाले हैं। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इनैक्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या इंडियन लीगल सिस्टम के अंदर, राइट। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द इंडियन एविडेंस एक्ट, वी आर गोइंग टू कवर द एक्ट, but here we cannot go through each and every section, so we will mainly focus on the questions, जैसा कि हम अभी तक की करते चले आ रहे थे। क्वेश्चंस पे हमारा मेन मेजर फोकस रहने वाला है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करते 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 हम अपने आंसर्स को भी पालेंगे, और साथ ही साथ हम उस पर्टिकुलर सेक्शन को भी अच्छे से कवर कर लेंगे। जैसा कि अभी तक की हमारा पैटर्न रहा, वैसे ही एविडेंस एक्ट भी हम करने वाले हैं। तो एविडेंस एक्ट के अंदर आपको पता होना चाहिए 167 सेक्शंस हैं। देयर आर 167 सेक्शंस एंड देयर आर 11 चैप्टर्स डिवाइडेड अंडर 3 पार्ट्स, राइट। अब सवाल ये उठता है कि मैम ये एविडेंस एक्ट के अंदर क्या होता है, व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आप किस प्रकार से अपने फैक्ट्स को प्रूव करेंगे, अपने इश्यूज को किस प्रकार से कोर्ट के सामने रखेंगे, कोर्ट किन किन तर्कों के ऊपर आपके उस फैक्ट को एग्जामिन करेगी, एविडेंस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, प्रूफ जो है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, आप किस प्रकार के एविडेंस दे रहे हैं, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, ओरल है कि डॉक्यूमेंट्री है, आप समझ रहे हो। उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्लॉजेज हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो प्रिजम्पशन से रिलेटेड है, कि अगर ऐसा कोई फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि ये लीगल है, ये वैलिड है, और ये इसके फर्दर इसको फर्दर एस्टैब्लिश करने के लिए किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं। इसका इंटरप्रिटेशन क्लॉज बहुत ब्यूटीफुल है। तो क्योंकि हमारा कुछ टाइम कॉन्स्ट्रेंट है, कुछ कॉन्टेंट कॉन्स्ट्रेंट है, इस वजह से हम हर एक चीज़ के ऊपर नहीं जाएंगे, बट हाँ, डीजेएस के अंदर जिन जिन चीज़ों को टच किया गया है, बड़ा ही डिफरेंट एस्पेक्ट रहता है डीजेएस के अंदर। मैंने देखा कुछ क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको अप्लाई करना पड़ता है जो लॉ आपने पढ़ा हुआ है। So this is the basic difference in the Delhi Judicial Service Examination and we are going to start off with today's session. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इंडियन एविडेंस एक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। देयर आर 167 सेक्शंस। तो एविडेंस एक्ट को 3 कौन से पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम देखिए। पार्ट 1 जो रेलेवेंसी के बारे में बात करता है, पार्ट 2 जो प्रूफ के बारे में बात करता है, ऑन प्रूफ, पार्ट 3 जो प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस के बारे में बात करता है, पार्ट 1 सेक्शन नंबर 1 से लेकर के 55 तक के है, पार्ट 2 56 से लेकर के 100, और पार्ट 3 101 से लेकर के 167। तो हम एक एक पार्ट को देख लेंगे कि कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है। जो 11 चैप्टर्स हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के, इनको एक बार हम देख लेते हैं, राइट। तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो जो पार्ट 1 है उनमें 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी from sections 1 to 4। उसके बाद सेकेंड चैप्टर जो है फ्रेंड्स वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स का है। सेकेंड सेक्शन जो है वो इंटरप्रिटेशन का है, बट सेकेंड चैप्टर जो है वो रेलेवेंसी से रिलेटेड है, राइट। रेलेवेंसी किस तरह से जो है कोर्ट में लाई जाएगी, या प्रूव कैसे करेंगे आप कि ये फैक्ट्स जो है ये रेलेवेंट है। क्योंकि देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से हर एक रेलेवेंट चीज एडमिसिबल नहीं होती है। कोर्ट के अंदर वही चीजें एडमिसिबल होंगी जो अलाउ करी जा रही हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, और रेलेवेंट थिंग्स आर नॉट एडमिसिबल बाय द कोर्ट। तो इसीलिए रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, ये दिया गया है आपके सेक्शंस 5 से लेकर के 55। काइंडली नोट डाउन, ऑल राइट। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, दैट इज चैप्टर 2 तक हमने देख लिया है। ये हम लोग देख रहे थे फ्रेंड्स पार्ट
1. All right. Now we are going to talk about the part 2. पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें आते हैं आपके चैप्टर 3. चैप्टर 3 यहाँ पे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट जैसे ही ओवर होता है. चैप्टर 3 यहाँ पे डील करता है विद द फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड. फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड. ठीक है. बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है कोर्ट का कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल नोटिस. जुडिशियल नोटिस का कॉन्सेप्ट आपको इसी के अंदर मिलेगा. राइट. तो इसके अंदर आ जाएंगे आपके सेक्शंस 56 से लेकर के 58. उसके बाद आ जाइए चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 ओरल एविडेंस. ओनली 2 सेक्शंस. ओरल एविडेंस. सिर्फ 2 सेक्शंस है इसके अंदर. सेक्शंस 59 एंड 60. ओरल एविडेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फंडामेंटल रूल ऑफ ओरल एविडेंस आपको मिल जाएगा दोनों में. उसके बाद चैप्टर 5 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहां से कहां तक के दिया है? 61 से लेकर के 90A. 61 से लेकर के 90A. तो अभी तक के हमने कहां तक के देखा था? पार्ट 1 तक के देखा था. अब हम यहां पे कवर कर रहे हैं पार्ट 2 को. राइट. पार्ट 2 को फ्रेंड्स हम यहां पे कवर कर रहे हैं. और पार्ट 2 में जो आपको देखने को मिलेंगे वो है 4 चैप्टर्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 टिल चैप्टर नंबर 6. 6 में क्या दिया गया है? एक्सक्लूजन ऑफ oral evidence by what? By DE, that is the documentary evidence 91 से लेकर के 100. 91 से लेकर के 100. पार्ट 2 कंप्लीटेड फ्रेंड्स. पार्ट 2 कंप्लीटेड. अब देखिए आगे. अब यहां पे हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 की. पार्ट 3 की शुरुआत होगी चैप्टर नंबर 7 से. चैप्टर नंबर 7 यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ. राइट. कहां से कहां तक की दिया है फ्रेंड्स? सेक्शन नंबर 101 से लेकर के 114A, 101, 114A. इतने में ही आपका प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन निकल जाएगा. ठीक है. तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है. स्कीम क्या है? उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ के बाद आपका आ जाएगा द चैप्टर ऑफ एस्टॉपल. कहां से कहां तक की? 115 से लेकर के 118 तक की. सॉरी 117 तक की. उसके बाद ऑफ विटनेस. राइट. ये आपको मिलेगा 118 से लेकर के ये आपको मिलेगा 134 तक की. 134. 118 से लेकर के 134 तक की. तो अगर आप इस तरह से चीजों को याद करेंगे ना, आपको भूलना नहीं पड़ेगा और फंसोगे नहीं आप एग्जाम में. विटनेसेस के बाद क्या होता है? जैसे विटनेसेस आ जाती हैं, इनका एग्जामिनेशन होता है. एग्जामिनेशन ऑफ होम? ऑफ विटनेस. इसी के अंदर आपको सब मिलेगा. कहां से कहां तक की? 135 से लेकर के 166. लास्ट चैप्टर 11 यहां पे बात करता है इनएडमिसिबिलिटी एंड एडमिसिबिलिटी. सेक्शन नंबर 167 सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन है इसके अंदर. तो कुछ इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स के अंदर. इन 3 पार्ट्स यू कैन डिवाइड द इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट इज पार्ट 1.
पार्ट 2 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट 3. ऑल राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. यानी कि यहां पे हम लोगों ने देखा 3 पार्ट्स और ये हो गए उनके 11 चैप्टर्स, राइट. जहां पे आप देखेंगे प्रीलिमिनरी, इसमें सेक्शंस दिए गए हैं, प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड इसके अंदर मिलेगा. रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेगा. चाहे आप रेस जेस्टे की बात कर लीजिए, चाहे आप एलिबाई की बात कर लीजिए, चाहे आप कॉन्स्पिरेसी की बात कर लीजिए, चाहे आप एडमिशन की बात कर लीजिए, चाहे आप कन्फेशन की बात कर लीजिए, सारी चीजें, आप डाइंग डिक्लेरेशन की बात कर लीजिए, सब इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा. कैरेक्टर एविडेंस आपकी इसी में देखने को मिलेगी. फिर उसके बाद ये आपके हो गए जुडिशियल नोटिस के फैक्ट्स. फिर यहाँ पे आएंगे आपके 2 सेक्शंस जो ओरल एविडेंस से रिलेटेड हैं, ठीक है, किन मामलों में ओरल एविडेंस को एक्सेप्ट किया जाएगा. उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद कंप्यूटर रिसोर्स, सेकेंडरी एविडेंस, और ये सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में देखने को मिलेगी. एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 91, 92, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है इसके अंदर. फिर पार्ट 3 पे आ जाइए, बर्डन ऑफ प्रूफ, हर जगह पूछा गया है, हर टाइम पूछा गया है, हर मेंस में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एस्टॉपल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद विटनेसेस से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा 118 से 134. फिर इनका एग्जामिनेशन, चीफ, क्रॉस, लीडिंग क्वेश्चंस व्हेन दे मे बी आस्क्ड, व्हेन दे मे नॉट बी आस्क्ड. उसके बाद लास्टली, अच्छा, इसमें आपको होस्टाइल विटनेस वगैरह सारी चीजें मिलेंगी, जजेस कौन से क्वेश्चंस को पुट अप कर सकते हैं. सो आई होप ऑल द सेक्शंस आर हियर क्लियर, द एटलीस्ट द चैप्टर्स आर हियर क्लियर. सो मूविंग फॉरवर्ड, इन 11 चैप्टर्स को हमने देख लिया, लेकिन अब हम अपना मेन फोकस रखने वाले हैं सेक्शंस के ऊपर, राइट. और सेक्शंस को किस तरह से हम करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम क्वेश्चन वाइज करेंगे. लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूं कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो हमारा है वो कुछ 4 क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली डील करता है. देयर आर 4 क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको इंडियन एविडेंस एक्ट से इजीली मिल जाएगा. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एविडेंस गिवन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. या कोर्ट्स के अंदर हम एविडेंस किस चीज की देते हैं, या तो हम फैक्ट की देंगे और फैक्ट्स की देते हैं, और फैक्ट्स के अंदर हम या तो फैक्ट इन इशू की देंगे एक्चुअली, या फिर द एविडेंस विल हैव टू बी रिगार्डिंग द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स. किस तरह से ये फैक्ट्स इस कोर्ट में एडमिसिबल होने या इनएडमिसिबल होने के लिए क्या ये रेलेवेंट है, क्या ये इररेलेवेंट है, राइट. तो फैक्ट इन इशू, क्या एक्चुअली मैटर क्या चल रहा है, व्हाट आर दी फैक्ट इन इशू, यानी कि कोई पार्टी एक होगी जो अलेज कर रही होगी, दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर रही होगी. तो ये सारी चीजें जो होती है इसकी एविडेंस दी जाती है. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज द एविडेंस ऑफ सच फैक्ट्स गिवन, द बिगेस्ट क्वेश्चन. तो इन पर्टिकुलर फैक्ट्स की एविडेंस हम कैसे देते हैं, या तो हम उसको ओरल एविडेंस के माध्यम से देंगे, राइट, या तो फिर हम उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के माध्यम से देंगे. ओरल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें कुछ रूल्स हैं. ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, है ना, इन ऑल केसेस मस्ट बी डायरेक्ट, 59 के अंदर दिया गया. उसके बाद किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है. तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है. तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप जानते हो, किसी भी केस के अंदर अगर आप ये फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपके अगेंस्ट कोई आईपीसी के अंदर क्राइम किया गया है, उसने मर्डर किया है, या मान के चलिए डकॉइटी की है, ठीक है, और जो अक्यूज पर्सन है, द अक्यूज पर्सन इज स्टेटिंग दैट ही कम्स अंडर द जनरल एक्सेप्शंस ऑफ आईपीसी, राइट. ही सेज दैट आई दो आई हैव डन द ऑफेंस under the Indian Penal Code, but I am covered under the general exceptions of given under IPC. तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऐसे मामलों में, जैसे कि अगर अक्यूज पर्सन ये कह रहा है कि वो जनरल एक्सेप्शंस के अंदर कवर होता है, तो वो जनरल एक्सेप्शन के अंदर अगर कवर हो रहा है तो इसको कौन प्रूव करेगा. भाई मेरे अगेंस्ट ये ऑफेंस हुआ है तो मैं इस चीज को प्रूव करके अपना केस तो हल्का नहीं करूंगी. मेरा तो केस गया अगर मैंने प्रूव कर दिया कि भाई अक्यूज जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आ रहा है. तो who has to prove? The accused himself has to prove it. तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा शिफ्टिंग नेचर का होता है. सेक्शन 102 भी इस चीज को कहता है कि द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज कीप्स शिफ्टिंग, कि भैया पानी की बोतल यहाँ पे रखी हुई है, ये बात मैंने कह दी, अगले पार्टी ने डिनाई कर दिया इस चीज को कि नहीं पानी की बोतल नहीं रखी हुई है, यहाँ पे डिनाई कर रहा है वो अगर इस चीज को. तो अब क्या है, अगर मैंने ये बात कह दी है कि भाई पानी की बोतल यहाँ पे रखी हो, अगर वो इस चीज को डिनाई कर रहा है, सो हैज टू प्रूव कि भाई पानी की बोतल वहां पे नहीं रखी है. फिर उसने ये प्रूव कर लिया, फॉर एग्जाम्पल उसने प्रूव कर लिया कि पानी की बोतल यहाँ पे नहीं रखी है, फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये रखी है.
अगर वो उसका पक्ष जो है वो स्थापित हो गया, it has been proved that the water bottle is not kept, then I have to prove that how did I say that it was kept. So it keeps on shifting. All right. फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमने नहीं देखा. बर्डन ऑफ प्रूफ किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट का या जो ओनस ऑफ प्रूफ होता है, यानी कि जो जिम्मेदारी होती है, जो बर्डन आता है टू प्रूव द होल केस, ऑलवेज लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन. जो अदर पार्टी होती है, जो ऑपोजिट पार्टी होती है, उसके ऊपर लाई करता है. अक्यूज पर्सन के ऊपर अपने केस को अपने डिफेंस को तैयार करने का, अपने केस के अंदर अपना पक्ष रखने का बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है कि भाई आप ये चीज प्रूव करिए कि आपने ये ऑफेंस नहीं कमिट किया. आप ये चीज प्रूव करिए कि उस दिन आप वहां पे नहीं थे. आपको इस चीज को प्रूव करना पड़ेगा कि आप जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आ रहे हैं. समझ रहे हो आप बात को? चलिए, last question which the Indian Evidence Act answers is what are the evaluation of the facts. The evaluation of the fact is proof, presumption. The fact is either proved, disproved, not proved, or there may be presumption as that the proof of facts may presume, shall presume or conclusive proof. May presume में कोर्ट का डिस्क्रिशन, shall presume में कोर्ट के ऊपर मैंडेटरी, और कंक्लूसिव प्रूफ में पत्थर की लकीर, रिबटेबल नहीं होता है. shall presume रिबटेबल होता है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता. समझ रहे हो आप? तो ये डिफरेंस होते हैं. चलिए आगे आ जाइए. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ए, evidence excluded by the Evidence Act is inadmissible even if it seems essential for ascertainment of truth. किसी केस में अगर किसी एविडेंस से सच्चाई निकल के आती है, if it ascertains the truth of that particular case, it can be inadmissible in the Evidence Act. Not all the evidences are admissible under the Indian Evidence Act. Clear? So the evidence excluded by the Evidence Act is inadmissible even if, भले ही वो इनएडमिसिबल होगी अगर भले ही क्यों ना वो उस पर्टिकुलर केस में ट्रूथ को, सच्चाई को निकाल रही हो. ऑप्शन बी, parties cannot contract themselves out of the provisions of the Evidence Act. What do you think? Can the parties contract themselves out of the provisions of the Evidence Act? No, they cannot do that. Hence, correct answer क्या होगा? Both A and B would be the correct answers according to the Evidence Act. All right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज to be treated as a fact within the meaning assigned to it under the Indian Evidence Act? A, that a man heard or saw something, that a man holds a certain opinion, that a man acts in good faith. D, all of these. जी हाँ बिल्कुल, D here would be the correct answer. कैसे? ये देखिए, तो यहाँ पे अगर आप फैक्ट की डेफिनेशन देखेंगे तो फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स A, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स. कोई भी चीज, कोई भी एनी स्टेट ऑफ थिंग्स या फिर कोई भी रिलेशन जो चीजों से निकल के आता है, और ऐसी कोई भी चीज जो परसीव कर सकते हैं हमारे सेंसेस, आईज, नोज, ईयर, माउथ. हम सेंस कर सकते हैं उस चीज को, परसीव किया जा सकता है. या फिर कोई भी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस ऑफ. कोई मेंटल कंडीशन है जिससे मैं अवेयर हूं, मैं कॉन्शियस हूं, ये आएगा फैक्ट के अंदर. अब इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं ये आपके सामने हैं. दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर, ये एक फैक्ट है. भाई किसी इंसान ने कुछ सुना कानों से अपने, ये फैक्ट है. कि भाई किसी इंसान ने कोई बात बोली, ये भी एक फैक्ट है. अगर कोई इंसान एक ओपिनियन रखता है, उसका एक इंटेंशन है, गुड फेथ में एक्ट करता है, फ्रॉडलेंटली एक्ट करता है, एक वर्ड यूज किया है, पर्टिकुलर सेंस में यूज किया है, स्पेसिफाइड टाइम पे, और वाज एट अ स्पेसिफाइड टाइम कॉन्शियस, किसी पर्टिकुलर सेंसेशन से रिलेटेड वो कॉन्शियस है, तो ये क्या है? ये फैक्ट है. और साथ ही साथ क्या अगर किसी की एक रेप्यूटेशन है वो भी फैक्ट है? जी हाँ, वो भी फैक्ट है. तो इस वजह से करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द एविडेंस एक्ट अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड. कब मानेंगे कि ये फैक्ट जो है वो नॉट प्रूव्ड है? ए, द कोर्ट बिलीव्स दैट द फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट. बी, द फैक्ट इज वेग. C, fact is neither proved nor disproved. D, all of these. Correct answer यहाँ पे हो जाएगा C. C here would be the
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हाउ नॉट प्रूफ की डेफिनेशन जो दी गई है वो है अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन नाइदर इट इज प्रूव्ड नॉर इट इज डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखिए। ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर अडल्ट्री विद सी वाइफ ऑफ ए। ऑलराइट, बी कॉन्टेस्टेड बाय डिनाइंग द एलिगेशन। B was found guilty and convicted in the said case. Subsequently, C was prosecuted on the charge of bigamy on allegations that she had married B during the subsistence of a marriage with A. C contested by denying that she was never married to A. In this case, against C, the judgment in the first case against B is A relevant, B irrelevant, C binding, D none of the above. करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे बी होगा। कैसे, आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 43 का ये इलस्ट्रेशन है। 43 का इलस्ट्रेशन है। सेक्शन 43 यहाँ पे कहता है जजमेंट्स एक्सेट्रा अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 40, 41, 42 कब रेलेवेंट होंगे? जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री वो एक्सक्लूड करे जा रहे हैं जो 41, 42 और 40 में दिए गए हैं। ये क्या होंगे? ये इररेलेवेंट होंगे, ऐसे कोई भी जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री, अनलेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री इज अ फैक्ट इन इशू और इज रेलेवेंट अंडर सम अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तब ये कहीं ना कहीं इसको हम एग्जामिन करेंगे कि ये रेलेवेंट है या नहीं, वरना इसको हम इररेलेवेंट मानते हैं। अब इसमें देखिए बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं। देखिए, A and B separately sue C for a libel which reflects upon each of them. C in each case is that the matter alleged to be libelous is true, सच्चाई, सच कह रहा है उसको, और कहता है कि जो circumstances are such that it is probably true in each case or in neither. A obtains a decree against C for damages on the ground that C failed to make out his justification. The fact is irrelevant as between B and C. B और C के बीच में ये fact irrelevant होगा। ये देखिए B जो अभी हमने पढ़ा, तो A prosecutes B for adultery with C, his wife. B denies that C is A's wife, but the court convicted B for adultery. B को adultery के convict कर दिया. Afterwards, C is prosecuted for bigamy in marrying B during A's lifetime. C कहती है कि भाई she was never married to A's wife. The judgment against B is irrelevant as against C. तो सेक्शन 43 के इलस्ट्रेशंस अच्छे से आपको देखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। A court may take assistance of expert for forming opinion on A, foreign law, B, art, C, both A and B, D, neither A nor B. क्या करेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल C here would be the correct answer। देखिए सेक्शन 45 क्लियरली डील करता है इससे। ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट, जब भी कोर्ट को एक ओपिनियन फॉर्म करना होता है वो हेल्प ले सकते हैं किसी भी फॉरेन लॉ पे, साइंस के टॉपिक पे, आर्ट के टॉपिक पे, या अगर किसी हैंड राइटिंग की आइडेंटिटी लेनी है, फिंगर इंप्रेशंस की आइडेंटिटी के बारे में पता करना है, या फिर ओपिनियन अपॉन दैट पॉइंट ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन फॉरेन लॉ, साइंस और आर्ट, और इन क्वेश्चंस एज टू द आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग और फिंगर इंप्रेशंस आर रेलेवेंट होंगे, और इनको हम क्या कहेंगे? एज एक्सपर्ट्स कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज और आर करेक्ट? A, in civil cases, the character to prove the conduct imputed to a party is not relevant. B, in criminal proceedings, bad character of the accused is not relevant. Criminal proceedings में bad character अगर accused का है तो वो relevant नहीं होगा जब तक कि उसकी good character की evidence नहीं दी जाए। भैया हम आपके bad character के बारे में सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि हम दूध के धुले हैं तब तो जरूर निकालेंगे कि आपने क्या क्या किया है। फिर देखिए C, in criminal proceedings, previous conviction of accused is relevant as evidence of bad character. अगर वो convicted है तो क्या यहाँ पे हम उसको जांचेंगे, उसके previous conviction को देखेंगे? तो यहाँ पे हाँ, bad character के matters में हम उसके previous conviction को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो correct answer होगा फ्रेंड्स वो D होगा। आइए देखते हैं कैसे। आपको देखने को मिलेंगे ये सारे sections जो character से related हैं, section 52 से लेकर के 55। All right. 52 in civil cases, character to prove conduct imputed is irrelevant. In civil cases, the fact that the character of any person concerned is such as to render probable or improbable any conduct imputed to him is irrelevant except in so far as such character appears from the facts otherwise relevant. Section 52 clearly ये कहता है कि civil मामलों में वो fact
कि भाई किसी का कैरेक्टर कंसर्न्ड, जो किसी की द कैरेक्टर कंसर्न टू एनी पर्सन इज सच एज टू रेंडर प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल एनी कंडक्ट इम्प्यूटेड टू हिम। कोई भी ऐसा कंडक्ट जो है वो प्रोबेबल बना रहा है या इम्प्रोबेबल बना रहा है, ये इररेलेवेंट होगा एक्सेप्ट इन सो फार एज, कब यहां पे हम रेलेवेंट करेंगे, सच कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम द फैक्ट्स अदरवाइज रेलेवेंट। ठीक है, वरना जो है ऐसे मामलों में ये फैक्ट इररेलेवेंट होते हैं, ऐसे कैरेक्टर से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होते हैं वो इररेलेवेंट होते हैं। सेक्शन 53 यहाँ पे देखिए क्लियरली कहता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कि पर्सन अक्यूज एक गुड कैरेक्टर का है, हमेशा इसको रेलेवेंट ठहराया जाएगा। 53A में एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस इज नॉट रेलेवेंट इन सर्टन केसेस। तो आईपीसी के कुछ सेक्शंस इसके अंदर दिए गए हैं और कहा गया अगर इनका कोई अटेम्प्ट भी होता है तो जहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंसेंट से रिलेटेड एविडेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम, अब यहाँ पे विक्टिम के कैरेक्टर पे या फिर प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद एनी पर्सन शैल नॉट बी रेलेवेंट, कभी रेलेवेंट नहीं होता है। 54 क्लियरली कहता है कि अगर कोई बैड कैरेक्टर है आपका, ये रेलेवेंट नहीं होगा, लेकिन रिप्लाई में, यानी कि अगर आप कहते हो कि आप गुड कैरेक्टर के हो तब हम बैड कैरेक्टर को आपके निकाल सकते हैं। ऑलराइट, यही चीज इसके अंदर कही गई है। प्रीवियस कन्विक्शन यहीं पे एक्सप्लेनेशन 2 में दिया गया है कि अक्यूज पर्सन का जो प्रीवियस कन्विक्शन है ये एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर के लिए रेलेवेंट होता है। ठीक है, तो hence D here would be the correct answer. Question number 7. A is on trial for the murder of C. There is evidence to show that C was murdered by A and B said A and I murdered C. As against A, this evidence is A, not to be taken into consideration as the evidence is hearsay. B, to be taken into consideration as it is direct. C, not to be taken into consideration as A and B are not being jointly tried. D, to be taken into consideration as A and B are अकम्प्लिसेस। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, यहाँ पे ये जहाँ पे भी आपको दिखे जॉइंट ट्रायल इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के साथ या इलस्ट्रेशन के साथ आपको जहाँ पे भी जॉइंट ट्रायल दिखे वो आपको करना है करेक्ट। सी हियर इज द करेक्ट आंसर। देखिए सेक्शन 30 इससे रिलेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन affecting person making it and others jointly under trial for the same offense. When more persons than one, जब एक से अधिक लोग ट्राई किए जा रहे हैं jointly for the same offense and the confession made by one person, अब हमको, मेरे दोस्तों को, सबको एक ऑफेंस के लिए ट्राई किया जा रहा है। अब अगर एक ने जो है पेट उसका खाली हो गया, उसने बोल दिया, कन्फेस कर दिया, confession made by one of such persons affecting himself and some other such persons is proved, अगर वो प्रूव हो गया, कोर्ट इसको कंसिडरेशन में ले सकता है कि ये जो कन्फेशन उसने दिया है सारे लोगों के लिए जो है वो सेम तरीके से लागू किया जाएगा। द कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन सच कन्फेशन एज अगेंस्ट सच पर्सन, एज अगेंस्ट सच अदर पर्सन, एज वेल एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। यानी कि वो जो महाशय जो बोल रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने बोल दिया तो वो बच गए, उनके अगेंस्ट भी इसको माना जाएगा। राइट, ऑफेंस, अबेटमेंट, अटेम्प्ट, कमिट, सारी चीजें इसके अंदर आएंगी और यही जो है अभी हमने इलस्ट्रेशन देखा है। A and B are jointly tried for the murder of C. It is proved that A said B and I murdered C. The court may consider the effect of confession as against B. A on his trial for the murder, there is evidence to show that C was murdered by A and B said that A and I murdered C. This statement may not be taken into consideration by the court against A as B is not been jointly tried. तो यहाँ पे A का ट्रायल चल रहा था सी के मर्डर के लिए, ये एक एविडेंस निकल के आई कि भाई सी ने जो है सी को ए और बी दोनों ने मर्डर किया है, लेकिन बी का भी ट्रायल नहीं चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए का ट्रायल चल रहा है, बी का नहीं चल रहा है। एंड दैट बी सेड ए एंड आई मर्डर्ड सी एज अगेंस्ट ए। अगर ए के अगेंस्ट देखा जाए, ए के अगेंस्ट, ए का ट्रायल चल रहा है, ए के अगेंस्ट देखा जाए तो क्या बी के द्वारा बोला गया जो स्टेटमेंट जो है, क्या ये एविडेंस रेलेवेंट होगी या कंसिडरेशन में लिया जाएगा? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था, तो नहीं लिया जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि जॉइंट ट्रायल की बात हो रही है। व्हेन मोर पर्सन्स देन वन आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस, समझ रहे हो आप बात को? तो यहाँ पे ए का ट्रायल चल रहा है सी के मर्डर के लिए, एक एविडेंस निकल के आता है कि सी को ए और बी दोनों ने मारा है, ठीक है, और बी कहता है कि हाँ मैंने और ए ने मारा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा एज अगेंस्ट ए, एज बी इज नॉट, सिर्फ और सिर्फ जॉइंट ट्रायल के कारणवश इसको हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। उसके बाद देखिए,
The essential conditions for dying declaration to be relevant include A. Statement made by a person as to the cause of death. जी हाँ. Statement is made by a person as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death. जी हाँ. Statement number 3, the person must have been under expectation of death. जी नहीं, ये इंडिया के अंदर एक्सेप्टेड नहीं है. ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. और ये कुछ एसेंशियल्स हैं, देख सकते हैं आप. पहला कि जो डेक्लेरेंट है यानी कि जिसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया है वो अवेयर होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए कि भाई डेथ जो है वो आ चुकी है, आने वाली है. दूसरी चीज, द डेक्लेरेंट शैल ओनली मेक अ स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज और हर बिलीफ, जो उसको लगता है कि भाई क्या रीजन रहा उसकी इस डेथ का. ठीक है, ये. उसके बाद थर्डली, स्टेटमेंट शैल ओनली बी रिकॉर्डेड बाय द इंडिविजुअल हुज सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ आर कंसर्न्ड. और फोर्थली, स्टेटमेंट मेड बाय द डेक्लेरेंट शुड बी ऑनेस्ट और क्रेडिबल होना चाहिए. समझ रहे हो, ये नहीं कि मरते मरते, लेकिन हमारे वहां तो माना जाता है इस चीज को कि द पर्सन डाइंग विल नॉट लाई, है ना, मतलब अपने ऊपर वाले से वो झूठ बोल के तो नहीं मिलना चाहेगा. तो ये सारी चीजें हैं. चलिए आगे आ जाइए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कन्फेशन कॉज बाय ITP flowing from a person in authority giving reasonable impression to the accused that he would be thereby avoid punishment is relevant. Confession by accused while in custody of police, even if made in the immediate presence of magistrate, shall not be proved. Confession of the accused made while in custody of police may be proved if, as a consequence of information received, thereby a relevant fact is discovered. D. None of these. Question number 9. Correct answer क्या है? D here would be the correct answer. देखिए कैसे. Confession caused by ITP flowing from a person in authority giving reasonable impression to the accused that he would thereby avoid punishment is relevant. क्यों भाई? तुम्हें पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, बोल दो, तुम सच्चाई बोल दो, तुम्हें छुटकारा दे देंगे, ये रेलेवेंट होता है. पुलिस की कस्टडी में है, अगर इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट है तब तो यहाँ पे प्रूफ कर सकते हो ना आप, मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट है वहां पे. उसके बाद कन्फेशन ऑफ द अक्यूज्ड मेड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस मे बी प्रूव्ड. क्या उसको प्रूव कर सकते हो? कभी किसी हालत में नहीं कर सकते. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्फेशन से रिलेटेड सेक्शंस हैं. सेक्शन 24 ITP से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 25 पुलिस ऑफिसर से अगर आप कन्फेशन दे रहे हो. क्वेश्चन नंबर 26 कन्फेशन बाय अक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड. क्वेश्चन नंबर 27 हाउ मच इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द अक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड. यहाँ पे आप जानते हो ना, लैंडमार्क जजमेंट काथी कालू ओंगड का केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड. 28 में है अगर ITP हट चुका है तब कन्फेशन क्या रेलिवेंट होगा. उसके बाद 29 में प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी एक्सेट्रा, यानी कि इररिलेवेंट नहीं होगा कन्फेशन अगर प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी और 4-5 फैक्टर्स हैं इसके अंदर. उसके बाद आपका जॉइंट ट्रायल इसी में आता है. और यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड एक सेक्शन है, सेक्शन 31. चलिए नेक्स्ट. ए इज अक्यूज ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन. उसको पता है कि ये गुड्स जो है फ्रेंड्स वो स्टोलन है. He offers to prove that he refused to sell them below their value. Which of the following is correct? अब यहाँ पे वो कहता है he offers to prove that he refused to sell them below their value. A may prove the statement though the nature of admission because they are explanatory of the conduct influenced by the fact in issue. A may not prove the statement because they are self-serving admission. A may not prove the statement because as accused he cannot be a witness in his own defense. D. All of these are incorrect. क्या करेक्ट आंसर होगा? What would be the correct answer of this question? A here would be the correct answer. A may prove the statement though in the nature of the admission because they are explanatory of the conduct influenced by the fact in issue. Fact in issue के वजह से जो कंडक्ट निकल के आया, जो इन्फ्लुएंस था, ये निकल के आ रहा है, हेंस ये प्रूफ किया जा सकता है बिल्कुल. और यहाँ पे देख सकते हैं आप सेक्शन 21 प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट पर्संस मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ. एडमिशंस आर रेलेवेंट and may be proved as against the person who makes them or his representative in interest, but they cannot be proved by or on behalf of the person who makes them. उसके behalf पे cannot be proved by or on behalf of the person who makes them और by his representatives in interest except इन मामलों में आप कर लोगे, वरना admission are relevant और इनको प्रूव किया जा सकता है against the person who makes them. उसके अगेंस्ट तो जरूर किया जा सकता है. ठीक है, चलिए उसके बाद
यहाँ पे जो हम लोग ने यहाँ पे इलस्ट्रेशन देखा वो यहाँ पे आपको सेक्शन 21 के डी इलस्ट्रेशन में मिलेगा. ए इज अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन. ही ऑफर्स टू प्रूव दैट ही रिफ्यूज टू सेल them below their value. A may prove these statements though they are admissions, क्योंकि वो खुद से explanatory हैं of the conduct influenced by the fact in issue. जो फैक्ट इन इशू है स्टोलन गुड्स, उससे जो कंडक्ट निकल के आ रहा है वो खुद से एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज को. आगे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, ये इनकरेक्ट पूछ रहे हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? In a case where A is charged with receiving a particular stolen wristwatch, knowing the same to be stolen, the fact that at the same time he was in possession of other such stolen articles is irrelevant. B, in a case where A is tried for the murder of B by intentionally shooting him to death, the fact that A was in habit of shooting at the people with the intent to murder is relevant. C, in a case where A is sued for damages for the bite injury caused by his dog to B, A having known that the dog is ferocious, the fact that the dog has previously bitten X, Y and Z is relevant, absolutely relevant. उसके बाद D, in a case where A is accused of defaming B by publishing an imputation intended to harm the reputation of B, the fact of previous publications by A रिस्पेक्टिंग बी शोइंग इल विल ऑन द पार्ट ऑफ ए टुवर्ड्स बी इज रेलिवेंट. बिल्कुल. और ए भी यहाँ पे रेलिवेंट होगा उस केस में जहाँ पे ए को चार्ज किया जा रहा है एक पर्टिकुलर स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव करने के लिए, द सेम टू बी स्टोलन. द फैक्ट दैट एट सेम टाइम बहुत सारी चीजें चुराता है, ये पोजेशन में भी है, तो ये रेलिवेंट होगा. बिल्कुल. बी हियर विल बी इनकरेक्ट. यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा बिकॉज इट इज इनकरेक्ट. कैसे? देखिए. ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड. The fact that A on other occasions shot B is relevant as showing his intention to shoot B. The fact that A was in habit of shooting at people with intent to murder him is irrelevant. ये irrelevant होता है. A is tried for the murder of B by intentionally shooting him dead. The fact that A on other occasions shot B, ये तो relevant होगा कि इसने other occasion पे B पे हमला करने की कोशिश करी हमेशा. ठीक है, intention था. लेकिन द फैक्ट दैट ए वाज इन द हैबिट ऑफ शूटिंग पीपल विद द इंटेंट टू मर्डर, ये रेलेवेंट होगा. ठीक है, बी को मारा, ये तो रेलेवेंट होगा. चलिए आगे आइए. क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सी इज एम्प्लॉयड एज कैशियर बाय अ फर्म टू रिसीव मनी एट इट्स सेल काउंटर. ठीक है. इट इज हिज ड्यूटी टू मेक एंट्रीज इन द लेजर शोइंग द अमाउंट्स रिसीव्ड बाय हिम. He is prosecuted on the charge of criminal breach of trust in respect of rupees 90,000 on the basis of evidence showing he made an entry showing that he had received rupees 10,000 only, whereas he had actually received rupees 1 lakh. C has taken plea that the wrong entry was accidental and unintentional. The fact that other entries made in the same ledger are false, each showing a receipt of less amount by C. क्या ये relevant होगा? क्या लगता है? अब लेजर में और भी एंट्रीज हैं जो जिसमें दिख रहा है कि यार ये तो फॉल्स एंट्री है, फॉल्स एंट्री निकल के आई, तो क्या ये रेलेवेंट होगा? जी हाँ, रेलेवेंट होगा. देखिए कैसे. देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था, आई डोंट नो मिस हो गया, कि देखिए सीबीटी के लिए उसको चार्ज किया जा रहा है, राइट. और ये फैक्ट की जो अदर एंट्रीज उसने सेम लेजर में करी है वो फॉल्स है. Each showing receipt of less amount by C, ये absolutely relevant है क्योंकि it has a bearing on the question of intention. हमेशा उसका intention ठीक नहीं था. चलिए next question. Mark what is not a public document within the meaning of expression used in the Evidence Act. The records of Motor Accident Claims Tribunal, the register of private documents maintained in the office of sub-registrar under the Registration Act, the record of proceedings of the House of People maintained in the Lok Sabha Secretariat, प्रो नोट एग्जीक्यूटेड बाय ए वाइल टेकिंग लोन फ्रॉम मनी लेंडर. ये पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात हो रही है. डी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर. देखिए, पब्लिक डॉक्यूमेंट की अगर बात करी जाए, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स और द रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट ऑफ whom? ऑफ द सॉवरेन अथॉरिटी, ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स, पब्लिक ऑफिसर्स, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, or of any part of India or of a foreign country. Public records kept in any state of private documents. चलिए आगे आ जाइए. Which of the following is correct?
A, there is a presumption that maps of various states and UTs made by the Survey of India are accurate. Yes, they are definitely accurate. B, there is a presumption that map prepared by a registered architect. He is a registered architect for the purpose of a civil dispute. Will this be accurate? No. A here would be the correct answer. See how? Presumption as to maps or plans made by the authority of the government. Very, very important section. The court shall presume that the maps or plans purporting to be made by the authority of the central government or state government were so made and are accurate, but maps or plans made for the purpose of any case must be proved to be accurate. लेकिन अगर कोई भी मैप किसी और पर्पस के लिए बनाया जा रहा है तो उसको फिर प्रूफ करना पड़ेगा, प्रिजम्पशन उसका नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे किसी और पर्पस के लिए किया तो यहाँ पे प्रिजम्पशन नहीं लाया करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एविडेंस ऑफ कंटेंट्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड और स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर मे बी गिवन थ्रू कंप्यूटर आउटपुट without production of the original, provided certain conditions are satisfied. The said conditions include that A, if the computer was not operating properly during the material part of the period over which it was used to store or process the information for the purpose of relevant activities, it was not so as to affect the electronic record or the accuracy of the content. क्या लगता है आपको, क्या वो अफेक्ट नहीं करेगा? B, इंफॉर्मेशन जो कंटेंट है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर, इसको डिराइव किया है ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर के अंदर हमने फीड करके रखी है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ सच एक्टिविटीज के अंदर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, यहाँ पे आप देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देखिए कैसे, ए यहाँ पे हो गया ड्यूरिंग द सेट पीरियड इंफॉर्मेशन द काइंड कंटेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और द काइंड फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन सो कंटेंट वाज रेगुलरली फेड इनटू द कंप्यूटर। बी, तो जैसे ही आप सेक्शन 65 बी देखेंगे आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी चीजें। It talks about the admissibility of electronic records. कहता है notwithstanding anything contained in the act or any information contained in an electronic record जो प्रिंट किया गया है, पेपर में स्टोर किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है, कॉपी किया गया है, ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मीडिया में जो एक कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है, herein referred as computer output to the information and shall be deemed to also a document if the conditions mentioned in the section ये फुलफिल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको सीक्वेंस में कुछ ऊपर नीचे लगेगा आगे तो ध्यान रखिएगा, इसी से मतलब जो हमने प्रिपेयर किए आपके क्वेश्चंस, तो जब हमने क्वेश्चंस आपको तैयार कराए हैं तो अगर मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चंस हटाए हैं इस वजह से सीक्वेंस जो है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ना ये एक्चुअल पेपर की हमने निकाली हुई है, जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर आया था। तो आप जानते हो सेट वाइज होता है और ऊपर नीचे होते हैं क्वेश्चन, सीक्वेंस में यूजुअली होते नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट द सीक्वेंस इज डिस्टर्ब्ड, बट I wanted to keep the questions as it is, hence it is this way. In which case oral evidence cannot be given. A, hired lodging of B and gives B to B a card on which he wrote rooms rupees 2000 a month. A in a suit wants to prove verbal agreement कि भाई ये terms included थे in the partial board. Verbal agreement prove करना चाह रहा है। B, A hired lodgings of B for a year. A regularly stamped agreement was drawn up by an attorney and signed by both of them. The document is silent on the subject of a board. A in a suit wants to prove कि एक verbal agreement था that the terms included partial board. तो A और B इसमें पूछ रहे हैं कि किसमें हम ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, इनमें से कौन से मामले में नहीं दे सकते? तो बी के मामले में नहीं दे सकते हैं, ए के मामले में दे सकते हैं। ए हायर्ड अ लॉजिंग ऑफ बी 1 साल के लिए। A regularly stamped agreement was drawn up by an attorney and signed by both of them. साइन हुआ था। डॉक्यूमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द बोर्ड से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं बताता है। तो किसी सूट में जहाँ पे आपको वर्बल एग्रीमेंट प्रूव करना है वहां पे आपको रोक दिया जाएगा। आप देखिए, ए हायर्स अ लॉजिंग ऑफ बी एंड गिव्स बी अ कार्ड ऑन विच इट इज रिटन रूम्स 200 अ मंथ। ए में प्रूव द वर्बल एग्रीमेंट कि ये पार्शियल बोर्ड इंक्लूडेड था। ए हायर्स अ लॉजिंग फॉर अ बी ऑफ बी फॉर अ ईयर, और इसमें एक अग्रीमेंट बनाया गया। अब वहां पे आप कह रहे हो यहाँ पे तो कोई अग्रीमेंट ही नहीं था ना, एक कार्ड दिया था खाली रूम्स रुपीज 200 अ मंथ। तो बता सकता है कि यहाँ पे इस चीज को टर्म्स और कंडीशंस को हमने इंक्लूड किया था। यहाँ पे आपका अग्रीमेंट हुआ था, आपने कैसे मिस आउट करा? आप वर्बल अग्रीमेंट यहाँ पे प्रूव नहीं कर सकते। तो इंडियन एविडेंस एक्ट से करा ये जाता है कि कहीं ना कहीं आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो पार्टीज को कि आप
इवेजिव नहीं हो सकते हैं, यू हैव टू बी स्पेसिफाइड विद इन द बाउंड्स ऑफ द एविडेंस एक्ट। आप देख रहे हो ना, आगे आइए। The burden of proof that the case of the accused comes within any of the general exceptions is upon prosecution, court, accused, investigating police officer, always on the accused. See, here is the correct answer. When a person accused of any offence, the burden of proving the existence of a circumstances bringing the case within the general exceptions in the IPC or within any special exception, तो ये हमेशा is upon him and the court shall presume the absence of such circumstances. कोर्ट क्यों जिम्मेदारी लेगा इस चीज की? आपके ऊपर है, आपको जिम्मेदारी लेनी है। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए। द फैक्ट्स ऑफ विच द कोर्ट में टेक जुडिशियल नोटिस इंक्लूड्स, जुडिशियल नोटिस क्या, यानी कि यहाँ पे ये सारे फैक्ट्स जो है ये एस्टैब्लिश फैक्ट्स हैं, कोर्ट इसका जुडिशियल नोटिस लिया हुआ है, इसको प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो 57 से लेकर के 56 से लेकर के 58 दिए, 3 सेक्शंस के अंदर दिया गया। A gazetted holidays observed by the government, B rules of road, C neither A nor B, D both A and B। करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? बोथ A and B here is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ, A with the permission of the court as to matters which are introductory, B if the opinion of the court the matter involved has already sufficiently proved, C neither A or B, D both A and B। करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? हियर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। देखिए, लीडिंग क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं चीफ के अंदर, एग्जामिनेशन ऑफ चीफ के अंदर। कब? जब आपको कोर्ट का परमिशन मिला हुआ है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी मैटर्स के मामलों में। उसके बाद ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, द मैटर इन्वॉल्व हैज बीन ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव हो चुका है मैटर। देखिए कैसे, पहली बात लीडिंग क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चन, भाई मैं आपसे पूछूं आप क्या डीजेएस की तैयारी कर रहे हैं, आप कहोगे हाँ मैं कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। तो ये क्या है? एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेज और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव is a leading question. Any question suggesting the answer which the person putting it wishes to expect or receive is a leading question। 142 के अंदर, when they must not be asked, leading question must not, if objected to by the adverse party, be asked in an examination of chief or in a re-examination except with the permission of the court। जब तक कि कोर्ट की परमिशन नहीं होगी। तो leading question must not, if objected to by the adverse party, be asked in an examination in chief में नहीं आप पूछोगे और री एग्जामिनेशन में नहीं पूछोगे, क्रॉस में पूछो जब तक कि आपको कोर्ट की परमिशन नहीं मिली है। कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चन एज टू मैटर विच आर इंट्रोडक्टरी और अनडिस्प्यूटेड। अभी तक इस पे बात ही नहीं हुई है, तो इसके लिए लीडिंग क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डिसाइडिंग वेदर और नॉट अ विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू आंसर क्वेश्चंस, द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू कंसिडरेशन which include as to whether such questions are A proper if the truth of imputation conveyed thereby would seriously affect the opinion, B improper if the truth of imputation conveyed thereby would affect in a slight degree, C both A and B, D none of these। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? C here would be the correct answer। देखिए कैसे, for deciding whether or not a witness shall be compelled to answer the questions, the court shall have regard to considerations which include as to whether such questions are proper if the truth of imputation conveyed thereby would seriously affect the opinion of the court as to the credibility of the witness। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं section 148, court to decide when the question shall be asked and when witness compelled to answer if any such questions relates to a matter not relevant to the suit or proceedings। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो मैटर से रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, to a matter which is not relevant in the suit or proceeding except in so far as it affects the credit of a witness by injuring his character, उसके कैरेक्टर को इंजर कर रहा है, court shall decide whether or not the witness shall be compelled to answer it and if he may thinks fit warn the witness that he is not obliged। आपको जरूरत नहीं है इसमें आंसर करने की, आपकी क्रेडिबिलिटी को ये क्वेश्चन कर रहा है। Such questions are proper if they are of such nature that the truth of the imputation conveyed by them would seriously affect the opinion of the court as to the credibility। Such questions are improper if the imputation which they convey relates to a matter so remote। ठीक है, तो यहाँ पे just a second, slight degree of the opinion, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर के मामले में such questions are improper if the imputation which they convey relates to a matter so remote that is a slight degree। बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज 1 and 2 such questions are improper अगर जो imputation which they convey
किसी ऐसे मैटर से रिलेटेड जो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, so remote or such of a such character that the truth of imputation would not affect or would affect in a slight degree. तो यहाँ पे 148 के अंदर क्लियर हो गया. चलिए क्वेश्चन नंबर 21. Rebuttable presumption arises that a man is alive if it is shown that he was alive within 30 years. B. Rebuttable presumption arises that a man is dead if it is proved that he has not been heard for 7 years by those who would naturally have had heard about him that he has been alive. नेचुरली कौन सुनता है भाई? माता पिता से बात करी होगी, जरूर बात करी होगी. करेक्ट आंसर दोनों हो जाएंगे ए और बी. देखिए कैसे, दोनों सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है बर्डन ऑफ प्रूफ के अंदर. यूजुअली जब मेंस में लिखने को आता है तो आपको पूरा चैप्टर लिखना हो, पूरा पार्ट लिखना होता है रिगार्डिंग बर्डन ऑफ प्रूफ. 101 से लेकर के आपको पूरा 114 तक की कुछ ना कुछ प्रोविजंस लिखने हैं ब्रीफली. तो बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ, अगर आपको किसी पर्सन की डेथ को प्रूव करना है, पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 years, व्हेन द क्वेश्चन इज, कोर्ट में ये सवाल उठा हुआ है कि एक इंसान जिंदा है या खत्म हो गया है, और ये प्रूव होता है कि भाई ये दिखाया जाता है कोर्ट में कि ये अलाइव था, जिंदा था 30 साल में. इन 30 सालों में एक आध बार किसी ने सुना हो कि ये जिंदा था, 30 years का टाइम पीरियड देखा जाएगा. तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर आएगा जो ये कह रहा है कि वो इंसान जो है वो खत्म हो चुका है, ही इज डेड. सेक्शन 108 यहाँ पे बात करता है कि वो अलाइव कब माना जाएगा. तो क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड, और ये प्रूव किया जाता है कि वो उसको 7 साल तक के किसी ने सुना नहीं है, और यूजुअली अपनी माता से बात करता था, अपने पिता से बात करता था, अपनी भाई बहनों से बात करता था. तो नेचुरली जिन्होंने उसके बारे में सुना हो उनको भी इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है, कि वो जिंदा है. तो बर्डन ऑफ प्रूफ कि भाई वो अलाइव है उसके ऊपर है, जो इसको अफर्म कर रहा है, जो उसको इस बात को कह रहा है, ठीक है, शिफ्ट हो जाता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 22. द कोर्ट मे प्रिज्यूम A, when a document creating an obligation is in the hands of the obligor, the obligation has been discharged. B, judicial and official acts have not been regularly performed. C, a bill of action accepted or endorsed was accepted or endorsed for a deficient consideration. Question number 22. यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कोर्ट किन किन मामलों में प्रिजम्पशन करेगा. तो यहाँ पे अगर आप 4 ऑप्शंस देख रहे हैं ना, ए हियर वुड बी द करेक्ट आंसर. कैसे, देखिए यहाँ पे जुडिशियल एक्ट्स एंड ऑफिशियल एक्ट्स हैव नॉट बीन रेगुलरली परफॉर्म. जी नहीं. ये देखिए यहाँ पे आपको सारे इलस्ट्रेशंस मिल जाएंगे, और यहाँ पे जुडिशियल एक्ट्स और रिकॉर्ड्स, जुडिशियल एक्ट का प्रिजम्पशन है द रेगुलरिटी ऑफ विच इज इन क्वेश्चन वाज परफॉर्म्ड अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस. ठीक है. फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, a drawer of a bill of exchange was a man of business. B, the acceptor was a young and ignorant person completely under his influence. अच्छा, यहाँ पे illustrations आ गए हैं तो उसी से रिलेटेड है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है A here is the correct answer. When a document creating an obligation is in the hand of the obligor, the obligation has been discharged. ठीक है, आगे आ जाइए. नेक्स्ट देखिए. A intentionally and falsely led B to believe that a plot of land belonged to him. On the basis he induced B to buy and pay for it. कहा आप खरीद लो, है ना, you need to buy and pay for it. Okay. Afterwards, the plot of land became the property of A. A brought a suit to set aside the sale in favor of B on the ground that at the time of sale he had no title. उसका कोई टाइटल ही नहीं था सेल के टाइम पे. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? A cannot here allowed to prove his want of title. Why? आप अपने शब्दों से स्टॉप हो गए हैं. आप देखिए, when one person has by his declaration, आपने डिक्लेयर किया हुआ है एक्ट के द्वारा या ओमिशन के द्वारा, इंटेंशनली कॉज किया है, परमिट किया है किसी अनदर पर्सन को ये बिलीव करने के लिए कि एक चीज जो है वो ट्रू है, इट इज ट्रू, और उस बिलीफ के ऊपर आपको एक्ट अपॉन करना चाहिए. ना तो उसका रिप्रेजेंटेटिव, अब उसको अलाउ नहीं किया जाएगा किसी फर्दर सूट और प्रोसीडिंग के अंदर जो उसमें जिस सूट के अंदर वो और जो अदर पार्टी जिसको आपने मान के चलिए कोई डिक्लेरेशन दिया है वो पार्टी है, कि अब आप उस चीज को डिनाई करिए. ऐसे अगर आपको अलाउ कर दिया जाएगा तो प्रोसीडिंग तो चलती रहेगी फिर. तो यहाँ पे देखिए, इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड्स बी टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड बिलोंग्स टू ए. फिर उसके बाद उन्होंने कहा पैसा दीजिए. जब लैंड आफ्टरवर्ड्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ ए, तो ए सीक्स टू सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड्स दैट द टाइम ऑफ द सेल उसका कोई टाइटल ही नहीं था. अब आप ये चीज नहीं कह सकते हैं, ये है एस्टॉपेल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई.
unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them because tender years, extreme old age, mental disease. Correct answer here D here would be the correct answer. All right, चलिए आगे आइए. The judge's power to put questions or order production of documents does not include authorization to a compel a witness to answer any question which such witness is entitled to refuse to answer if the question were asked by adverse party. मतलब एक विटनेस को कंपेल कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए विच सच विटनेस इज एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज टू आंसर. समझ रहे हैं आप? अब आप कंपेल कर रहे हैं उसको. फिर भी टू आस्क अ क्वेश्चन विच वुड बी प्रॉपर फॉर एनी अदर पर्सन टू आस्क. सी टू एलिसिट क्लैरिटी ऑन अ पॉइंट. तो क्वेश्चन नंबर 25 में ए हियर वुड बी द करेक्ट आंसर. जजेस पावर टू पुट क्वेश्चंस इन और ऑर्डर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स डज नॉट इंक्लूड द ऑथराइजेशन टू compel a witness to answer any question which such witness is entitled to refuse to answer if the question was asked by the adverse party. Section 165 very very important section clearly कहता है the judge may in order to discover or obtain proper proof in any case he can ask question he pleases in any form at any time or of any witness or of the parties about any fact relevant or irrelevant and may order the production of any document or thing and neither the parties nor the agents shall be entitled to make any objections provided the judgment must be based upon the facts. The section shall not authorize, ये जो प्रोवाइजो है ये कहता है कि ये सेक्शन ऑथराइज नहीं करता है जज को कंपेल करने के लिए किसी भी विटनेस को वो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए वो विटनेस जो है जिसको मना कर सकती है प्रोड्यूस करने के लिए सेक्शन 121 से लेकर के 131 के बीच में. क्लियर? चलिए आगे देखिए. Estoppel. A is a cause of action itself. B creates a cause of action. C both A and B. D neither A nor B. Correct answer आपको बता दूं D here is the correct answer. ना तो वो खुद cause of action है ये सिर्फ एक रूल है ना ये क्रिएट करता है cause of action. चलिए आगे आइए. Under which provision of expert opinion 45. All right आगे आइए. Which of the following is a primary evidence copied, made from and compared with the original counterpart of the document as against the parties who did not execute them. C. Counterpart of a document as against the parties who executed it. D. Certified copies of a document. Correct answer is question का क्या होगा? C here is the correct answer. How? Counterpart of a document as against the parties who executed it. ये प्राइमरी एविडेंस के अंदर आएगा. प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट. एक्सप्लेनेशन वेयर द डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेपरेट पार्ट्स. हर पार्ट जो है वो प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा. वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट्स ईच काउंटर पार्ट हो जाएगा. यूनिफॉर्म प्रोसेस ये प्राइमरी एविडेंस की डेफिनेशन है. तो यहाँ पे आपको ये चीज पता होनी चाहिए. ठीक है? एज अगेंस्ट द पार्टीज हु एग्जीक्यूटेड इट. चलिए Question number 33. Statement of a person who is dead or cannot be found is not relevant when it is made in the course of business. Relevant होता है when it is in the favor of the interest of the maker. Favor में है क्या लगता है? C. When it relates to the circumstances of the transaction resulting in his death. बिल्कुल रिलेशनशिप के एग्जिस्टेंस में बेटा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा. अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर होता है. ठीक है? थर्ड क्लॉज में आपको देखने को मिल जाएगा. व्हेन दी थर्ड एक्सेप्शन एक्सप्लेनेशन जो है उसके अंदर देखने को मिलेगा डी के. व्हेन द स्टेटमेंट इज अगेंस्ट द पेक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग इट और व्हेन इफ ट्रू इट वुड एक्सपोज हिम और वुड हैव एक्सपोज्ड हिम टू अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन. तो ये अगेंस्ट हो रहा है. तो ऐसे मामले में ये रेलेवेंट नहीं होता है. चलिए आगे आ जाइए. सेकेंडरी एविडेंस की बात करेंगे फ्रेंड्स. सेकेंडरी एविडेंस कैन नॉट बी लेड. देखिए व्हेन ओरिजिनल इज इन पोजेशन ऑफ द अदर पार्टी. जब ओरिजिनल है ही नहीं तो क्या देंगे? सेकेंडरी देंगे. तो सेकेंडरी तो यहाँ पे दे सकते हैं. बी ओरिजिनल इज सच अ नेचर दैट इट इज नॉट एसेंशियली इजीली मूवेबल. जब मूवेबल ही नहीं है तो कैसे दिया जाएगा ओरिजिनल? प्राइमरी एविडेंस कैसे दी जाएगी? सी व्हेन द ओरिजिनल इज इन पोजेशन ऑफ द पर्सन हु इज आउट ऑफ रीच एंड इज नॉट सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट. ठीक है? D. When the original is in possession of the person who wants to adduce secondary evidence. Question number 48 के अंदर आपको ये पता होना चाहिए. D here would be the correct answer. वो इंसान जिसके पास पोजेशन है ओरिजिनल का वो आउट ऑफ रीच है, इजीली मूवेबल नहीं है, अदर पार्टी के पास है तो कैसे दिया जाएगा? तो यहाँ पे सेक्शन 65 में केसेस दिए गए हैं कि कब केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स मे बी गिवन. डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कब दे सकते हैं? When the original shown or appears to be in the possession of power of the person against whom the document is sought to be proved,
of any person out of reach, legally bound to produce, and when after the notice mentioned in the section 66 such person does not produce it, when the existence, condition or contents of the original have been proved to be admitted writing by the person against whom it is to be proved. तो ये सारे स्टेटमेंट्स आप देख सकते हैं. इसको आगे आ जाइए. द ऑटोप्सी रिपोर्ट प्रोवाइडेड बाय मेडिकल एग्जामिनर, आंख बंद करके लगा दीजिएगा बी पे. ठीक है, देखना पड़ा मुझे थोड़ा खोल के. आगे आइए. Primary evidence means and includes A, oral accounts of the contents of the document by a person who has seen the original document. B, the original document. C, true copy made from and compared with the original document by a private party. D, none of the above. Correct answer क्या होगा इसका? B here is the correct answer. Primary evidence oral original document होती है. आगे आइए. Section 33 के अंदर evidence of a witness A recorded in a earlier judicial proceeding can be produced in another judicial proceeding where witness A is alive. B, witness A is alive and is incapable of giving evidence. C, criminal proceedings are pending against the witness A. There was no right but opportunity of cross examination. तो यहाँ पे सेक्शन 33 के अंदर बात करी जा रही है. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, विटनेस ए जो है वो अलाइव है लेकिन इनकेपेबल है एविडेंस देने के. ठीक है, तो बी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर. आइए आगे आइए. Relevancy of certain evidence for providing in a subsequent proceeding. Evidence given by a witness in a judicial proceeding or before any person authorized by law to take it is relevant for the purpose of proving in a subsequent judicial proceeding or in a later stage. कर सकते हैं आप when the witness is dead or cannot be found or is incapable of giving evidence or is kept out of way by the adverse party. तो यहाँ पे दिया जा सकता है. आगे आइए. Principle against hearsay evidence applies only to oral, not to documentary, only to documentary, not to oral, both oral, neither to oral, not to documentary. C here would be the correct answer. आइए next देखिए. Next question on your screen. Right. Bar of exclusion of oral evidence by documentary evidence under section 91 and 92 applies A, when a fact to be proved would invalidate the document. B, when the fact to be proved shows in what manner language of the document was related to the existing facts. C, when the fact to be proved relates to want or failure of consideration. D, when the fact to be proved relates to the term of contract reduced in a form of a document. Here the correct answer would be D. ठीक है, 91 92 की बात हो रही है, देख लीजिए आप. एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट reduced to a form of a document when the terms of a contract or a grant or other disposition of property have been reduced to a form of a document, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced in the form of a document. कोई भी एविडेंस नहीं दी जाएगी इनके प्रूफ में एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, वही डॉक्यूमेंट दिया जाएगा. ठीक है, और सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट इन केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगी. तो ये क्लियरली रिस्ट्रिक्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया is competent, is not competent, can testify if he can understand the questions and answer them rationally. सेक्शन 118 आप देख सकते हो कि अगर वो समझ रहा है तो वो आंसर कर सकता है. आगे आइए. Handwriting of A on a document B can be proved by the digital signature. The person who claims have received the document purporting to have been signed and written by a person who in ordinary course of business has habitually received documents. तो वो इंसान जो पहले से रिसीव कर चुका है उसकी राइटिंग में डॉक्यूमेंट्स को, वहां पे उसको प्रूव किया जाएगा. सेक्शन 73 देख लीजिए, इसी से रिलेटेड है. इन ऑर्डर टू ascertain whether a signature, writing or seal is that of a person by whom it purports to have been written or made, signature, writing or seal, admitted or proved to the satisfaction of the court to have been written or made by that person may be compared with the one which is to be proved although that signature has not been produced. ये तो उसके प्रूफ के करने की बात कर रहा है, राइट. तो ध्यान रखिएगा इसको, ये किया जा सकता है और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा सी हो जाएगा. आगे आइए. नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट. अंडर सेक्शन 57 ऑफ एविडेंस एक्ट अ कोर्ट कैन नॉट टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ रूल ऑफ द रोड ऑन लैंड और एट सी. ले सकता है इसका. मैटर्स ऑफ पब्लिक हिस्ट्री फॉर विच द रिजॉर्ट टू अप्रोप्रिएट बुक इज रिक्वायर्ड. ले सकता है. अनकॉन्ट्रोवर्शियल नोटोरियस फैक्ट. ले सकता है. एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट इसका नहीं ले सकता है 57 के अंदर. D here would be the correct answer. Question number 58. A confession made by an accused is relevant and admissible. A, when it is extrajudicial, voluntary, truthful and beyond reproach. B, when it is made to a third party after being detained by a police officer. C, when made on being threatened with severe assault and beatings by the public.
नन ऑफ द अबव। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस किए जा सकते हैं, वॉलंटरी हो, ट्रूथफुल हो और रिप्रोच के बियॉन्ड हो। बिल्कुल करेक्ट है, ए हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे आइए, where A is accused of the offense of rape and murder of a girl child, which of the tests can A be subjected to without his consent? क्या नार्को एनालिसिस उसके कंसेंट के बिना किया जा सकता है? ब्रेन मैपिंग क्या बिना उसके कंसेंट के किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। पॉलीग्राफ भी नहीं। डी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 भी हिट होता है, विच टॉक्स अबाउट द रूल against self incrimination, right? Case number 1, Nandini Satpathy. Case number 2, Selvi versus State of Karnataka. All right, both of them are very very important. आगे आ जाइए। Which of the following statements is incorrect with regard to a TI parade? It constitutes substantive evidence. Accused should not previously be known to the witness. It helps investigating agency to know that the investigation is proceeding on the right lines. It should be conducted as soon as after the arrest of the accused. जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये एक सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है, इसको आप यूज कर सकते हैं, अपने केस को मजबूत करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होती। टीआई परेड। आगे आ जाइए। नेक्स्ट, द मैक्सिम इंजूरिया नॉन एक्सक्यूसेट इंजूरियम मीन्स ए, वन रॉन्ग डज नॉट जस्टिफाई द अदर, यानी कि अगर आप एक गलती कर रहे हैं तो ये दूसरी गलती को जो है वो जस्टिफाई, दूसरा अगर गलती कर रहा है तो उसको जस्टिफाई नहीं करेगी ये चीज, है ना। आगे आ जाइए। फैक्टम प्रोबेंडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूसिव फैक्ट। फैक्ट इज प्रोबेबल, फैक्ट हैज टू बी बिलीव्ड, द प्रिंसिपल फैक्ट टू बी प्रूव्ड। फैक्टम प्रोबेंडम इज द प्रिंसिपल फैक्ट टू बी प्रूव्ड। आगे आइए। B is found dead having suffering injuries with a sharp weapon A while being in a police custody, confessing to killing B with the motive of stealing his motorcycle after following him from his office and having concealed the weapon of offense, that is a knife, on his rooftop. A gets the knife recovered before the police. In this case, under section 27, क्या admissible होगा? A, entire statement including the motive. B, the place from which the knife was produced and knowledge of A's leading recovery of the knife. Fact that A murdered B with the knife, nothing is admissible. B here would be the correct answer. The place of the occurrence या वेपन अगर आपने वहां पे छुपाया हो तो यहाँ पे आप लिंक कर सकते हो सेक्शन 27, दैट इज आपको एक फैक्ट डिस्कवर आपने किया है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। चलिए आगे आ जाइए। A filed an FIR giving details of a crime that he had committed. There were no exculpatory statements in the FIR and gave all the details regarding the commission of the crime. Which of the following statement is accurate? The FIR is hit by section 25 of the Indian Evidence Act. अपने आप को बचाने के लिए कोई स्टेटमेंट ही नहीं किया उसने, है ना, उसने अपने आप को बचाने के लिए कोई स्टेटमेंट ही नहीं किया। The FIR is hit by section 25. बिल्कुल A here would be the correct answer. Hence, it is inadmissible as evidence. However, the fact A filed an FIR is admissible. अब ये important हो जाएगा कि FIR फाइल करी गई थी सेक्शन 8 के अंदर उसके द्वारा. So this would be important. All right. So A here would be the correct answer. आगे आ जाइए. Next question, the previous sexual experience of a prosecutrix in a case of rape, where the question of consent is an issue, A can be used to impeach the credit worthiness of the prosecutrix under section 155 is relevant only if the accused is a person known to the prosecutrix, is relevant to prove consent, नहीं, B here would be the correct answer. आगे आइए, ये देख सकते हैं यहाँ पे इसके प्रोवाइजो में लिखा हुआ है here, it shall not be permissible to adduce evidence or to put questions in the cross-examination of the victim as to general immoral character or previous sexual experience. Section number 146. Very, very important. आगे आइए. Next देखिए. Last question हमारा. A document claimed to be a will shall not be used as an evidence until A, all attesting witnesses have been called for the purpose of proving its execution. क्या लगता है आपको?
क्या सबको बुलाना जरूरी होता है? All attesting witnesses alive and subject to the process of the court and capable of giving evidence have been called. See, one attesting witness at least has been called for the purpose of proving execution if there has been attesting witness alive and subject to the process of the court and capable of giving evidence. See, here would be the correct answer. और friends, इसी के साथ हमने आज का सेशन भी ओवर किया है और आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो. बहुत सारी चीज़ें हमने एविडेंस एक्ट के अंदर कवर करी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा. सो डू यूटिलाइज दीज सेशंस एंड ऑल्सो अब हमारा आर्बिट्रेशन ऑफ कंसिलिएशन एक्ट बच रहा है जो हम मुश्किल से हाफ एन आवर में इसको कंप्लीट करेंगे. और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी मैराथन. और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आप कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड मैराथन चाहते हैं, क्योंकि मेरा प्लान है कि मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन रहे हैं एटलीस्ट वो आपके तैयार हो जाए, राइट. तो इफ़ यू आर ओके एंड इफ़ यू आर रेडी फॉर इट, सो डू गिव अस अ थम्स अप. एंड तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए. टेक केयर एंड अलविदा.